तो आज की जो ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की। मैं बात करूंगा आज जो सोशल वर्क में एनटीए यूजीसी नेट ने 2004 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न पत्र या जितने भी प्रश्न उसने पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे प्रतिदिन हर संडे को 1 बजे से 2 बजे के बीच में उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और ये चारों ऑप्शन के साथ करेंगे। आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइएगा, इसके भी क्वेश्चन के भी, और एक कॉपी अवश्य लेकर बैठिएगा। वहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिएगा कि पहले का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है, ठीक है। और ये प्रतिदिन मतलब आपका हर संडे क्लास चलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप लोगों को नॉलेज में, ठीक है, कोई अगर स्टूडेंट कंप्यूटर टाइपिंग वाला है हिंदी में, तो आप मुझे बताइएगा। आप ही में से अगर कोई होगा वो भी मुझे संपर्क कर लीजिएगा क्लास समाप्त होने के बाद, ठीक है। और अदरवाइज़ मैं जो है आप लोगों के लिए 1000 प्रश्नों की सीरीज़ अलग से बनवा रहा हूँ, ठीक है। जो मैच नहीं करेगा वो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो अभी नहीं, उसके लिए हमने एक प्लान कर रखा है अभी, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई टाइपिंग अच्छी आती है किसी को हिंदी की, तो आप मुझे बताइएगा। मैं उनको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, 1000 क्वेश्चन उन्हें को टाइप करना है उनको, ठीक है। तो जी जी, तो यहाँ पे आप लोगों को अभी जो ये पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा, यही पीडीएफ दूंगा, और इस पीडीएफ में मैं जो ऑप्शन सही होगा मैं उसको क्लिक कर दूंगा और यही पीडीएफ फिर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसको सेव करके यही पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। लॉर्ड बेंटिंग का वर्ष 1829 का नियमन, और ये 17 का नियम है, ध्यान रखिएगा, नियम नंबर 17 है, निम्न के लिए बताया गया है। तो क्या बताया गया है? 1829 में लॉर्ड बेंटिंग के वर्ष का समय था। क्या सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए, बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा? सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए। ओके, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा। जितने बच्चों ने कहा है वो जवाब सही दिया है, सती प्रथा पे रोक लगाने। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ। ये सामाजिक कुप्रथा थी सती प्रथा, और भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख में मिला था। पहली पॉइंट, एरड़ अभिलेख में मिला था। देखिए आप लोग समय पर ज्वाइन किया करें। देखिए कोई बच्चा शायद ज्वाइन हो रहा है, श्वेता ज्वाइन हो रही है, श्वेता जी समय पर ज्वाइन हुआ करें, है ना, ध्यान रहे, एरड़ अभिलेख। दूसरी बात नोट करिए, पॉइंट नंबर 2, सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के खिलाफ, अगर हम बात करें, कश्मीर के खिलाफ नहीं, कश्मीर के एक शासक थे, उनका नाम था सिकंदर, ने इस प्रथा को बंद किया था। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। नोट करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिकंदर की अहम भूमिका, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इस प्रश्न पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगे मैं आपको बताता रहूंगा सती प्रथा पर। पुर्तगाली वायसराय, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इसी प्रथा को बंद करवाया, सती प्रथा को। पॉइंट नंबर 4, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे बंद करवाने का अनुरोध किया था। राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका, नोट करते रहिएगा सभी लोग, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या था राजा राम मोहन राय का? जी, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे बंद करवाया। सती प्रथा को ब्रिटिश सरकार से बंद करवाने के लिए अनुरोध किया था, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं एक पॉइंट राजा राम के उस पर ही बात करूंगा, उन्हीं के विचारों पर ही। इन्होंने कहा कि राजा राम मोहन राय ने
इनके प्रयास के ही फलस्वरूप भूमिका आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक की। इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से सती प्रथा पे तो जितने पॉइंट बनते हैं मैंने आपको क्लियर करवाए। अब आपको बता दूं, एक ऑप्शन है बाल विवाह पर। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? राजा राम मोहन राय ने कब प्रतिबंध लगाया था? राजा राम मोहन राय ने प्रतिबंध लगाने के लिए अनुरोध करने की बात किए थे। उनके एक समाज सुधारक हैं वो सरकार। ये इन्होंने जो किया था 1828 में, जो आपने ब्रह्म समाज पढ़ते हैं उसके उद्देश्य में ये रखा था। ठीक है, क्लियर हुआ सर? सती प्रथा ब्रह्म समाज आया था 1828 में। 18 भाई आवाज नहीं जा रही क्या? क्लियर। 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को दूर करना, इक्वेशरवाद को ले आना, ये भूमिका थी। ओके ओके ओके, आवाज मेरी क्लियर है ना? हाँ, आवाज मेरी क्लियर है ना? ये तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, क्लियर आ रही है, बट थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रहा है, जैसे आप बहुत दूर से बोल रहे हो ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, अब बताइए। ठीक है, थोड़ा चलो अब इतने नज़दीक में उठ रहे हैं। ठीक है तो ईयरफोन एक मिनट रहने दो, कल लगाएंगे। चलो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सती प्रथा के बारे में ये क्लियर ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंटें हैं सती प्रथा पर। बात करते हैं अब ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी कहता है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए। अब ध्यान रखने वाली बात आप सबके लिए है, विधवा पुनर्विवाह को लेकर। ये विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर है आवाज? स्लो आवाज नहीं है ना? ठीक है, उन्होंने 1000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर से मुक्त पत्र लॉर्ड डलहौजी को भेजकर विधवा विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बता दूं आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के फलस्वरूप ही ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग की थी। लॉर्ड कैनिंग, नोट करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आध प्रश्न पूछता है इसी तरीके से यूजीसी। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित किया और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। और यही बात ये समाप्त नहीं हुई। प्रोफेसर धोंडे, नाम नोट कर लीजिए, धोंडे, ये प्रोफेसर थे। ठीक है, धोंडो केशव कर्वे, ठीक है, और एक थे पुतलू। अब मैं थोड़ा सा डीप में चला जा रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि एग्ज़ाम में बना दे। ये 2 विद्वान हैं, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया। क्या काम किया? कार्य किया। ये नोट करिएगा, कार्य किया इन्होंने। और प्रोफेसर कर्वे का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको ना, धोंडो केशव कर्वे इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो कर्वे ने 1896 में, कब? 1896 1896 में विधवा आश्रम की पूना में
स्थापना कर दी और स्वयं एक विधवा से विवाह भी कर लिया। अब ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये था पॉइंट नंबर, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रहा है ना? देखो यही से प्रश्न आने वाला है, इसके ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इसी के अंदर ही रहेगा। सर जी सर इसका सन बता दीजिए, इन्होंने वृद्धा आश्रम की शुरुआत जब की थी। 1896 में। 96 में, हाँ 1896। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़िए, ऐसे एक्टिव होके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी जी, लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड कैनिंग का था। मैं आपको बता दूं, लॉर्ड डलहौजी का जो था, हस्ताक्षर देने की बात की थी, भेजकर उन्होंने कानूनी रूप से अनुरोध जो किया था, वो 1856 का ही वर्ष था, 1856 का ही वर्ष था। लेकिन सरकार जो थी वो ब्रिटिश की ही थी, तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग महोदय, लॉर्ड कैनिंग महोदय दिया था डलहौजी को। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। विधवा आश्रम, देखो ऐसे आप लोग काफ़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में हम लोगों को। विधवा आश्रम की पूना में स्थापना 1896 में करवे ने की थी, है ना, करवे ने। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी, आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं दोबारा से भी रिकॉल करके, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए ध्यान से, बस ध्यान से। बाल विवाह पर रोक लगाना। अब सुनिए, बाल विवाह के विरुद्ध सबसे पहले काम जो किया था राजा राम मोहन राय ने किया था, सबसे पहले काम। परंतु केशव चंद्र सेन और बीएस मालाबारी, केशव चंद्र सेन और बीएस मालाबारी के प्रयासों ने सबसे पहले 1872 में, 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। नाम क्या था? देसी बाल विवाह अधिनियम। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और इसी अधिनियम में 14 वर्ष से कम, यानी 14 ईयर्स से कम आयु के बालिकाओं और 14, ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं और 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये था अधिनियम। हाँ, ये अधिनियम था बाल विवाह अधिनियम। ये क्या था? अधिनियम बाल विवाह अधिनियम। और ये देसी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, देसी बाल विवाह अधिनियम था 1872 का। और एक लास्ट पॉइंट जी, इसमें केशव चंद्र सेन के साथ कौन थे 1872 वाले में? हाँ मालाबारी, मालाबारी, बीएस, हाँ बीएस मालाबारी, वेरी गुड, आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट सुनिए, यस बंगाली, यस बंगाली के प्रयास के फलस्वरूप 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट पारित किया। एज ऑफ, नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट एक्ट पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी। ठीक है, 12 वर्ष के कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी। वो एक्ट था एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट था 1891 का। क्लियर हो गया? क्या नाम था? एस बंगाली, एस बंगाली। चलिए, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब ऐसे प्रश्न में, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डीप में लेके गया, हर एक ऑप्शन को पढ़ाया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी बाल हत्या पूछ लेता, मैं एक लाइन बोलूंगा बस। बाल हत्या, तो बाल हत्या की प्रथम राजपूत और बंगाल के अधिक प्रचलित थे, जहाँ पे बालिका शिशु को जन्म लेते ही निर्दयता से
या निर्दयता पूर्वक उसे मार दिया जाता था। तो उसके लिए 1785 बंगाल अधिनियम 21 और 1804 नियम 3 के अंतर्गत कुप्रथा को समाप्त करने का दिशा दिया गया बाल हत्या प्रथा को। सर कभी 1804 के बाद क्या बोला? 1804 नियम 3 के अंतर्गत बाल हत्या को समाप्त किया गया। और एक था दास प्रथा, दास प्रथा बंद करने के लिए 1823 में स्टैनहोप ने इसका अनुरोध किया था। स्टैनहोप लिख देता हूं, स्टैनहोप, ठीक है, स्टैनहोप, ठीक है। और 1860 ईस्वी में दास्ता का भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया था। क्लियर हो रहा है सर? बताइए। यस सर। सर एक बार 1860 ईस्वी में दास्ता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया था। और एक था स्त्री शिक्षा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में स्त्रियों की सर दयनीय ये स्थिति। दास्ता अधिनियम भी तो आया था, वो शायद 1955 में आया था क्या दास्ता अधिनियम? देखिए, दास्ता को गैर कानूनी करार दिया गया था 1843 में। ये एक दास्ता अधिनियम का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वही है जो भारतीय दंड संहिता का पार्ट बनता है 1860 का। 1860 का बात समझ लीजिए, ठीक है। दास्ता अधिनियम क्लियर हो रहा है? ठीक है। हाँ, अब आपको मैं यही बता रहा हूं। हाँ, 1843 में दास्ता को गैर कानूनी करार दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने। ये एक एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट, और संपूर्ण भारत में प्रतिबंध कर दिया गया था इसको। तो कुछ लोग कहते हैं भैया कि भारतीय गुलामी अधिनियम, दास्ता बोलो या गुलामी बोलो, बात एक ही है कि नहीं बोलो, बताइए क्यों मैडम? एक ही है। हाँ सही है। तो इसका मतलब यही होता है कि भाई कि हाँ, इस एक्ट को भारतीय अगर पॉइंट व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो आप 1843 को क्लिक कर दीजिएगा। 1843 को क्लिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला है कि दास्ता को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, और गैर कानूनी का मतलब वही है भारतीय का गुलामी अधिनियम। तो आप लगा दीजिएगा 1843, 1843 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, बहुत बढ़िया, समझते चलिए। ये चीज़ होगी। अब मैं बात कर रहा था स्त्री शिक्षा पर। स्त्री शिक्षा भारतीय समाज में, लिखिएगा मत समझिएगा, एक दयनीय स्थिति थी। सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना कर दी थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई? 1819 में। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ध्यान रखिएगा 1849 ईस्वी में एक नाम था बेथुन। क्या नाम था 1849 में? बेथुन। पूरा नाम इनको बोला जाता है, बेथुन महोदय को कहा जाता है जेडी बेथुन। ये शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे 1849 में। तो इन्होंने कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना कर दी थी। बेथुन महोदय ने कब स्थापना की? 1849 में। ध्यान रखिएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच एक आया, स्त्री शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया 1854 में, 1854 में। बात को समझिएगा अच्छे से। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको समझना है, ठीक है? क्लियर हुआ? क्या वुड डिस्पैच 1854 में, 1854 में।
अच्छा, ध्यान रखिएगा आप लोग, एक शारदा एक्ट है, कभी कभी प्रश्न आता है शारदा एक्ट से, है ना। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन थे। देखिए समझिएगा, उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन, और ये आया 1930 में। और इसमें कहा गया बालकों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं का जो आयु होगी वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। लॉर्ड इरविन थे सर टाटा एक्ट में। जी। जो लड़के की न्यूनतम आयु होगी 18 वर्ष होगी और जो लड़कियों की होगी वो 14 वर्ष होगी। ठीक है, चलो मैं अब आगे बढ़ूं, बहुत ज्यादा मैंने बता दिया एक प्रश्न पर, है ना। सर एक बार मुझे वो तरुण स्त्री सभा का सन बता दीजिए, मैं नोट नहीं कर रही। इस 1819। हाँ 19। हाँ, तरुण स्त्री सभा का 1819। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्लियर करके सर उसको एक निशान लगा दीजिए। हाँ, क्लियर करके मैं एक निशान लगा देता हूँ ऑप्शन यहाँ पे। एक मिनट, इसको इरेज करता हूँ, फिर पूरा खिचड़ी बना दिया ना, रुक जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। इसका पीडीएफ भी मेरे पास है, अगर आपको जो है जब यूनिट चलाऊँगा 6:30 बजे से क्लास, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में कंफर्म करूँगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए गोला भी मार देगा तो मिल जाएगा। ओके, चलिए मैं गोला, चलो हो जाएगा, समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि निम्न कोड के अनुसार अपना उत्तर को चुनिएगा। प्रश्न बहुत सरल है और बहुत इजी है। बताइए जरा मुझे कि क्या द पुअर लॉज को इंग्लैंड में बनाया गया था? वेरी गुड। अब मैं एक दो लाइन बोल देता हूँ, समझ लीजिए, आप सुन लीजिए। ये बेसिकली एक अंग्रेजी गरीब कानून है, ये है ना, अंग्रेजी। और ये कानून कल्याणकारी राज्य के उदय होने तक यह प्रणाली को जारी की जाएगी। तो अंग्रेजी गरीब कानून का पता लगाया गया था बेसिकली 1536 में, 1536 में, 1536 में, समझिएगा अच्छे से। और इसी कानून को फिर किया गया परिवर्तित, और ये बना नया गरीब कानून 1800। ये बना एक नया कानून, तो ये बना 1858 और 1603 के बीच में चला। तो वहीं जब आप पढ़ते हैं एलिजाबेथन का कानून एक 1601 वाला, तो ये बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट करने लगता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। 1601 एलिजाबेथन पुअर लॉ ने गरीबों की राहत के लिए अधिनियम 1597 में निहित गरीब राहत की पूर्व प्रथाओं को औपचारिक रूप दे दिया। फिर भी अक्सर पुराने गरीब कानून प्रणाली की शुरुआत के रूप में इसका उद्धृत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 1601 द पुअर लॉज को इंग्लैंड में बनाया गया था। करेक्ट जवाब। निर्धनों को अधिक अच्छी कार्य संबंधी परिस्थिति प्रदान करने हेतु है। क्या ये बात सही लग रही है कि जो द पुअर लॉज है? हाँ सर, जी सर सही है। सही है, और यही आपका करेक्ट जवाब है। निर्धन कानून 43A, 43 का ए, 43 के ए एलिजाबेथन के नाम से इसको जब जाना गया, तो वहाँ पे 3 प्रकार के निर्धनता बात की गई। कहा गया कि एक स्वस्थ शरीर निर्धन होगा, एक शक्तिहीन निर्धन होगा, एक आश्रित निर्धन होगा। इन तीनों टाइप के निर्धनों पर अच्छी तरह से कार्य संबंधी जो परिस्थितियां होंगी उसको प्रोवाइड की जाएंगी।
हालांकि बाद में बहुत सारे एक्ट आए, जैसे 1662 में एक एक्ट आया था, वो था द लॉ ऑफ सेटलमेंट, पारित किया गया था 1662 में, 1662। और फिर उसके बाद आपका 1982 में लाया गया वर्क हाउस एक्ट, वर्क हाउस एक्ट। और इसमें बेसिकली बहुत सारे काम किए गए थे, और सबसे ज़्यादा जो सबसे चर्चित रहा कार्य वो रहा कटाई बुनाई प्रशिक्षण का और शिक्षण प्रक्रिया का। तो शिक्षण और प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में 1982 में ये बात की गई थी। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जी। सर वर्क हाउस एक्ट का सन बता दीजिए। हाँ, 1982। सर ये 43A में क्या था एक बार? ये जो एलिजाबेथन है, जो निर्धन कानून 1601 है, उसी का नाम है। 43 के ए से नाम भी जाना है। एक बार एग्जाम में, कानून का ठीक है। हाँ, एक बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया था, एलिजाबेथन पुअर लॉ को किस नाम से परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन में था 41 का ए, 42 का ए, 43 का ए। तो ऑप्शन 43 का ए वाला सही था। क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एकीकृत समाज कार्य। एकीकृत समाज कार्य निम्न पर विचार रखती है, बताइए जरा। एकीकृत समाज कार्य: सेवार्थी व्यवस्था, परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था, कार्य व्यवस्था, एजेंसी व्यवस्था। बताएं। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क बताएं। ओके, सभी हो जाएगा। बी लग रहा है सर। बी लग रहा है आपको, मैं बताता हूँ, सुनिए। पहले इसका एक लाइन में परिभाषा समझ लीजिए, ताकि आपको इससे कोई डाउट ही ना हो। ये एकीकृत होता है इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है संपूर्ण। संपूर्ण सभी एक साथ। हाँ, वेरी गुड, संपूर्ण। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप सोशल वर्क करेंगे, प्रैक्टिस फील्ड में जाकर, चाहे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, तो उस दौरान अभ्यास के जो समग्र दृष्टिकोण होगा, चाहे मनोसामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, भौतिक पक्ष, भाषाई पक्ष, सभी पक्षों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसका उपयोग करना पड़ेगा। और सोशल वर्कर समाज कार्य की टेक्निक, टूल्स और मेथड्स, इन तीनों का प्रयोग भी करेगा। तो ऐसे में सेवार्थी व्यवस्था का प्रयोग करेगा, परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था का भी प्रयोग करेगा, टास्क सिस्टम का भी प्रयोग करेगा, एजेंसी का मतलब होता है अभिकरण का तात्पर्य यही होता है, जैसे एनजीओ वगैरह के बारे में हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में दिया गया है, गैर सरकारी संगठन में चर्चा करूंगा। जो यूनिट नंबर 4 चल रही है, 8 बजे क्लास चलेगी कल, तो वहाँ पे चर्चा होगा एनजीओ के बारे में। तो वो एजेंसी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये इंटीग्रेटेड सोशल वर्क के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही बताया भाई, बी वाले गलत जवाब है, बी वाले गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। अब इस चीज के अंतर्गत आपको एक चीज और बता दूं, अगर लाइन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से विचार वाले प्रश्न बनेंगे। एकीकृत समाज कार्य में सामाजिक पद्धतियों के साथ साथ, एकीकृत समाज कार्य में सामाजिक पद्धतियों के साथ साथ समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत, मूल्य और नैतिकता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्लियर संजय सर? क्या अभी ये बैठो, ये बैठो। हम दोबारा से देखिए, समाज कार्य पद्धति जो इंटीग्रेटेड सोशल, एकीकृत समाज कार्य, एकीकृत समाज कार्य में इन सामाजिक पद्धतियों के साथ साथ समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत, मूल्य, नैतिक, ठीक है, का उपयोग की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। अब इसका मतलब है टेक्निक नहीं, तकनीकी भी होगी, है ना, उपकरण भी होगा, है ना, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। और ये समग्र पर बात करता है,
एक लाइन और लिखना चाहते लिख सकते हो कि समाज कार्य के अभ्यास में समग्रता दृष्टिकोण के उपयोग से होता है एकीकृत समाज कार्य। बस समझते जाइए। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से तो पॉइंट देखिए, ए गलत है, सी गलत है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ जाइएगा, ठीक है। यही मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, समाज कार्य में व्यावसायिक पर्यवेक्षण को सर्वोत्तम प्रकार से, ठीक है, सर्वोत्तम प्रकार से निम्न रूप में वर्णित किया गया है। सर्वोत्तम है, उच्चतम है, हाई लेवल पर। अब आपको जो सबसे 99% वाला ऑप्शन सही रहेगा वही उसी को चुनाव करना है। पर्यवेक्षित के निष्पादन का मूल्यांकन करना ऑप्शन पहला है। देखिए, व्यावसायिक पर्यवेक्षण का सबसे पहला और अच्छा वर्णन करने का तरीका ये नहीं है कि पर्यवेक्षित व्यक्ति पर्यवेक्षित के निष्पादन का मूल्यांकन करे कि वह समाप्त कैसे कर रहा। भाई उसके कार्य का निष्पादन होना चाहिए, समाप्ति का थोड़ी ना होता है मूल्यांकन। उसके प्रक्रियाओं का निष्पादन होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि प्राथमिकता आप यहाँ पे ना दे, ठीक है, तो आप इसको आप हटा दीजिए। पर्यवेक्षित व्यक्ति कोई त्रुटि ना करे, इसे सुनिश्चित करे। ये तो साफ शब्दों में बताइए, क्या ये व्यावसायिक पर्यवेक्षण का सर्वोत्तम प्रकार है? नहीं सर, डी सही है। तो ये काट दीजिए। समाज कार्य का ज्ञान, दक्षता, मूल्य प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षित की सहायता होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर पॉइंट सी सही लग रहा है। और पर्यवेक्षित के साथ चिंतन करना और मार्गदर्शन में बने रहना, ये भी सही लग रहा है। इसलिए सा और डा जहाँ पे दिखेगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और आपका सी भी गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से हाँ अप्लाइड प्रश्न होगा सर, डी आंसर होगा ना? हाँ डी मैंने लगाया है, देखिए स्क्रीन पर। और यहाँ से अप्लाइड प्रश्न बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होंगे ये। तो यह आपके सोशल वर्क का जो व्यावसायिक समाज कार्य की प्रक्रिया है उससे प्रश्न आएगा। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ प्रश्न बनाने का जो तरीका होगा व्यावसायिक समाज कार्य से ही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और व्यावसायिक समाज कार्य क्यों, आप जानते हैं कि समाज कार्य एक विकसित व्यवसाय है जिसका निश्चित ज्ञान, प्रविधियां और कौशल होते हैं जिन्हें सीखना प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है। व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता में विशेषता होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर प्रविधियां, कार्यविधि से युक्त एक ऐसा ज्ञान जिसे शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा सीखा जा सके, जो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी हो सके। बात को समझिएगा आप लोग, है ना। मैं समझो एक प्रकार से आप लोगों के आज जो थ्योरिकल क्लास पर चर्चा भी कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। पॉइंट अगर 2 की बात करें तो व्यवसाय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में व्यवसाय के प्रति निष्ठा और समन्वय चेतना और व्यावसायिक ईमानदारी होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 3 की बात अगर हम करें, व्यावसायिक जनहित की ओर प्रवृत्त हो और प्रत्येक काम समाज की भलाई को ध्यान में रखकर संपन्न किया जाए। विधियां अन्य व्यवसायों की भांति समाज कार्य की भी विधियां जो विकसित होती हैं, इसलिए उसका हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट का मतलब परीक्षण। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विधियां कौन कौन सी होती हैं पर, तो सोशल केस वर्क होगा, सोशल ग्रुप वर्क होगा, सोशल कम्युनिटी वर्क होगा, सोशल एक्शन होगा, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सोशल रिसर्च होगा। हाँ, ये विधियों के रूप में जानी जाएगी। जब हम उनकी मानवीय आवश्यकताओं की समस्या पर निर्भर होकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो वो समाधान करने के विचार से आपका क्षेत्र कौन सा बनेगा, तो वहाँ पे बाल विकास का क्षेत्र बनेगा, आपका महिला विकास एवं सशक्तिकरण का क्षेत्र बनेगा, आपका युवा विकास का क्षेत्र बनेगा, सामाजिक प्रतिरक्षा का क्षेत्र बनेगा, आपका सामुदायिक विकास का क्षेत्र बनेगा, आपका बाधितों के लिए, दिव्यांगों के लिए कल्याण सेवाओं का क्षेत्र बनेगा, आपका
चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य का क्षेत्र बनेगा। आपका कमज़ोर वर्गों के लिए व्यक्तियों का विकास करने का क्षेत्र बनेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, और आप लोग समझ भी रहे होंगे अच्छे तरीके से। और एक विद्वान थे हेलन क्लार्क, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, और उसमें 3 युगों के बारे में बात किया था हेलन क्लार्क ने, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्लियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर इस बुक का ईयर? देखिए, बुक का एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया गया है इसमें, और बहुत सारे लोग ऐसे विद्वानों ने विचार करते हैं कि 1936 में इसको पब्लिश की गई थी, 1936 में। ठीक है सर, थैंक यू। कुछ विद्वानों का कहना मतभेद है इसमें, इस बुकों में, है ना, एग्जैक्ट में, और कुछ कहते हैं पहले पब्लिश हो चुकी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा व्यावसायिक समाज कार्य की जड़ें भारत में पनपी हैं, हाँ या ना में बोलिए। नहीं पनपी है। भारत में नहीं पनपी है तो ये सही है। भारत में नहीं पनपी है तो ये आपका सही है। वेरी गुड, सही है सर। वेरी गुड, शाबाश, ये सही है। ये कहाँ पे पनपी है? यस सर। इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। हाँ, और यूएसए में। बात करते हैं कारण। सेवाओं के बदलते भुगतान करने के लिए लोग बहुत निर्धन हैं, क्या बात सही है? सही है सर, भारत में इसीलिए नहीं बनती। देखिए, हाँ, वेरी गुड, कारण यही है, समझ गए आप, शाबाश, ऐसे ही करना सवाल। ये आपकी व्याख्या हो रही है यहाँ पे। तो ए और आर, आ और रा दोनों सत्य हैं, तथा रा आ की सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यहाँ पर आप 5वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। ए, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ऐसे आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अभी, ठीक है ना, ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6, समाज वैज्ञानिक अर्थ में समाज कार्य का निहित रूप का अर्थ क्या होगा? देखिए, प्रश्न अच्छा है और सरल और बहुत बढ़िया, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। समाज वैज्ञानिक अर्थ में समाज का निहित रूप से अर्थ क्या बनेगा? संबंधों का एक जाल। सामाजिक संबंधों का एक जाल, मैकाइवर एंड पेज ने कहा है ना। समाज वैज्ञानिक अर्थ में, सर वैज्ञानिक अर्थ में तो बी लग रहा है। देखिए, नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझिए, मैं आपको बता दूं, समाजशास्त्र एक विषय है, सोशोलॉजी। समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहते हैं। तो हमारा तात्पर्य ऐसे विषय से है जो समाज और उसके विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। अनुमान निकालने वाला विज्ञान होता है, अनुमान निकालने वाला विज्ञान होता है। तो मैं आपसे कहूँ कि जो समाज है, सोशियो, समाज लैटिन भाषा का सोशियो, लोगस अध्ययन, विज्ञान ग्रीक भाषा का है, तो बन जाता है समाज का विज्ञान। तो 2 भाषाओं को अवैध संतान कहा और इसी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। उसका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये समाज हित में अगर समाज वैज्ञानिक अर्थ की बात होता है तो जो संबंधों का जाल है उसको बताता है, ना कि एक संगठन जिसके द्वारा रचनात्मक गतिविधियां, ये संगठन थोड़ी ना है ना। स्पेंसर ने कहा, एक उसकी किताब आई स्पेंसर की आई थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, सन 1838 में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले ऑगस्ट काम्टे ने किया, सोशल फिजिक्स। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अभिजात गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर ये जॉन स्टुअर्ट मिल थे, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा था 2 भाषाओं का अवैध संतान,
और इसी के स्थान पे इथोलॉजी, इथोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कथन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना है? सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना, बताइए। ऑप्शन ए। ओके, यहाँ देखिए, सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना ऑप्शन ए सही बताया आपने। सामाजिक परिवर्तन में एक दिशा होती है। सामाजिक परिवर्तन रेखीय सिद्धांत पर आधारित होती है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक के प्रत्येक संरचना, संगठन एवं सामाजिक संबंध में निरंतर परिवर्तित होता है, नियंत्रित परिवर्तित होता है। सामाजिक, ठीक है, और ये जो सामाजिक परिवर्तन संचरित होता है ये गलत है। सामाजिक परिवर्तन मूल्य निरपेक्ष होता है, ये गलत है, सापेक्ष होता है। तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना होती है ना, सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना थी, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर, संचरित में कैसे डिफाइन करेंगे? संचरित का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये संचरित करने का मतलब होता है किसी चीज को मिक्स कर देना, संचरित करना। और सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, संचरित करने की प्रक्रिया में वो अनिश्चितता को बताना। अब सामाजिक परिवर्तन निश्चित नहीं होता है कि वो भाई सामाजिक परिवर्तन को सही तरीके से भविष्यवाणी कर सके या ना कर सके। तो संरचित लिखा है, मैं संचरित सोच रही थी। ठीक है सर, अच्छा। आगे सर। तो हम जब उसकी कोई भविष्यवाणी ही नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक प्रकार से संचरित हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है। सामाजिक परिवर्तन चक्रवात और रेखीय रूप में होता है, यही कारण है कि एक दिशा में हो रही है। सामाजिक परिवर्तन निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है। सामाजिक परिवर्तन एक मौलिक तत्व है। बहुत सारे फैक्ट बता रहा हूँ जो इस तरीके के प्रश्न बनाया है, इसलिए मैं इसी टाइप के आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी टाइप के ऑप्शन पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना, मिलते हैं कि नहीं, बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के एक सिद्धांत पर। अब सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है, अच्छा मेरा नाम आप लोग जरा मुझे बताइए, एक किताब आई थी सोशल चेंज, एक किताब लाई गई थी सोशल चेंज, किसके द्वारा? वर्ष कौन सा था? वर्ष 1922 में। अब देखिए सिद्धांत, नाम लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सामाजिक परिवर्तन का एक चक्रीय सिद्धांत था। अब चक्रीय सिद्धांत में नाम आता है स्पेगलर का नाम आता है टालबी का नाम, टैनबी का नाम, पैरोटो का नाम, सेरोकिन का नाम। ये 4 लोगों का नाम आएगा बस। इन 4 के बारे में ही पढ़ के जाना, बाकी फालतू लोगों का नाम नहीं पढ़ना है। अब स्पेगलर का एक किताब आई, इनका पूरा नाम है ओसवाल्ड स्पेगलर, 1918 में। किताब का नाम था द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया। हाँ, 1918 में, वेरी गुड। उसके बाद आपका आता है टर्नबी सिद्धांत। ये 21वीं सभ्यताओं का अध्ययन करता है। इसकी किताब थी आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री,
स्टडी ऑफ हिस्ट्री, और एक नाम आता है पेरेटो। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का चक्र का सिद्धांत दिया, जिसे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। बेसिकली ये कुलीनता पर बात करता है, कुलीन वर्गों पर बात करता है, और इसकी किताब का नाम था माइंड एंड सोसाइटी। माइंड ऑफ सोसाइटी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न में आता है सेरोकिन। क्या? पेरोटो। पैरेटो। पेरेटो। पैरेटो। दोबारा बताइए पेरेटो का। भाई मैं आप सबसे कह रहा हूँ, पैरेटो एक विद्वान है। इन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया, वो चक्र के रूप में, और इन्होंने कहा कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है ये, और ये किताब लिखा माइंड एंड सोसाइटी, और जिसमें सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय सिद्धांत के आधार को समझाया था। सर ईयर क्या होगा इसका? पैरेटो का ईयर बेसिकली नहीं दिया गया है, ठीक है, कि ये कब सिद्धांत को ले आया था, बस सर चुनौती और प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? पेरेटो ने दिया था या टॉर्नबी ने? टॉर्नबी का था ना। देखो यहाँ पे टॉर्नबी के बारे में अगर बात करें तो ये टॉर्नबी का महोदय ने चुनौती समाज के भीतर समस्याओं के रूप में समाजों के द्वारा दी जाती है, इसलिए इन्होंने कहा कि चुनौतियाँ का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है और वह जीवित रहता है, जो ऐसा नहीं कर पाता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि चुनौतियाँ और समाज के भीतर समस्याओं के रूप में समाजों द्वारा दी जाती है। तो ये टॉर्नबी का नाम आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग अब सेरोकिन के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी 3 ऐसे विशेषताएं हैं। एक पूछा जाता है चेतनात्मक संस्कृति, एक है भावनात्मक संस्कृति, और एक आपका है आदर्शात्मक। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विकास क्रम का सही नहीं रूप से दर्शाया गया है? सर ए है सही रूप। सही रूप ए है। एक विद्वान थे, उनका नाम था ब्लीड्स, ठीक है, ब्लीड्स काले इनका पूरा नाम था। इन्होंने 5 चीजें बताए थे। परिवार बताया था, जनजाति बताई थी, गांव बताया था, शहर बताया था, और राष्ट्र बताया था। अब देखिए जरा क्या क्या मैच कर रहा है इसमें, बताइए। एक ही बताया, क्रम तो सर वही हुआ ना? हाँ, ए में है। ए में है, ये 5 में ए, 5 का नाम याद रखिएगा आप। बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से वह क्या है जो कि भारतीय संविधान में विद्यमान नहीं है? देखिए, एकीकृत सरकार विद्यमान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। संघीय संरचना है, न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षण भी अपनाए गए हैं, और नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने हैं? 7 हैं, और इस समय कितने हैं? 6। हाँ हाँ हाँ, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और धार्मिक अधिकार, और सांस्कृतिक और शिक्षण या शिक्षा का अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक अधिकार। इसको ध्यान रखिएगा, है ना।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बी सही रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न कर लीजिए आप लोग, है ना। भारत में नवीन आर्थिक नीति बताइए निम्न द्वारा दी जाती है। सर निजीकरण, सुरक्षा तंत्र, नियोगीकरण और उदारीकरण। सुरक्षा तंत्र छोड़ के तीनों है। सुरक्षा तंत्र छोड़कर सारे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्वसनीयता, निजी जो है निजीकरण, विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसके बारे में पढ़ा दीजिएगा थोड़ा। अच्छा, ये आर्थिक नीति आई थी, बताया था 1991 में। तो आजकल तो सुरक्षा के ऊपर भी सर भारत सरकार अपना हथियार बेचने लग गई है। बिल्कुल 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 सही। लेकिन यहाँ मैं आपसे कहूँ कि आर्थिक नीति अभिलक्षित होती है नवीन, तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात करेंगे ऑप्शन आपका होगा आ, बा और ना, यानी अंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, बता देंगे।